हेलो एंड वेलकम टू हॉरकास्ट कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली कुछ स्टोरीज़ काफ़ी पसंद आई होंगी। मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई और एक दो दिन तो मैं खुद भी काफ़ी डरता रहा। हमें आप सबके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने सजेशंस भी दीजिए। और अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या आपके साथ कोई ऐसा घोस्ट एनकाउंटर हुआ है, तो प्लीज़ आप हमें हमारे ईमेल पर अपनी स्टोरी लिखिए और उसको हम अपने चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। आज के एपिसोड 6 में भी हम बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और अपना कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। हम काफ़ी मेहनत करते हैं ये वीडियोज़ आप तक लेके आने के लिए। तो जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं तो हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम आयशा है और मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ। ये उन दिनों की बात है 2021 में, जब मेरे हस्बैंड इमरान की जॉब मुल्तान में लगी। तो मैं बेसिकली मुल्तान की ही रहने वाली हूँ, लेकिन शादी होने के बाद मैं मुल्तान के पास में एक शहर विहाड़ी में शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन 2021 में मेरे हस्बैंड की जॉब मुल्तान में हुई, जिसकी वजह से हमें वापस मुल्तान आना पड़ा। हमें मुल्तान में एक पुराना लेकिन स्पेशियस घर मिला। ये एक अच्छा घर था और यहाँ का नेबरहुड भी अच्छा था। इस घर के सहन में एक बहुत बड़ा नीम का पुराना दरख्त था। तो शिफ्टिंग होने के पहले कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। घर में बस एक अजीब सा सन्नाटा होता, हर चीज़ थोड़ी सी अलग लगती, खासकर सहन में। शाम के बाद वहाँ ज़्यादा रुकना अजीब सा लगता। एक शाम मैं चाय लेकर सहन में बैठी थी तो ज़मीन के कोने में मुझे कुछ लाल से निशान नज़र आए। तो मैंने हैरान होकर उन निशानात को देखा। वो बिल्कुल खून के निशान लग रहे थे, ऐसे जैसे अभी अभी किसी का यहाँ पर खून गिरा हो। लेकिन इमरान अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे और घर पे मैं पूरा दिन अकेली थी, तो ये खून कहाँ से आया? तो मैंने सोचा कि शायद कोई परिंदा, कोई कौवा वगैरह, कोई मीट की चीज़ लेकर जा रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर खून गिर गया। तो मैंने उस जगह को ठीक से साफ़ किया और पोछा लगाकर वो सारा खून वहाँ से मिटा दिया। उसके बाद मैं चाय पीने के बाद अंदर वापस चली गई। फिर रात में इमरान लेट घर वापस आए। तो जब वो अपना बाइक अंदर कर रहे थे, तो बाइक पार करने के बाद उन्होंने भी एक बार फिर से खून के निशान नोटिस किए और उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? ये खून यहाँ पर कैसे आया? तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने यहाँ से खून बिल्कुल साफ कर दिया था, लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसे था जैसे अभी अभी किसी का खून यहाँ पर गिरा हो। मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या आखिर। हम लोग अंदर गए और मैंने इमरान को बताया कि यहाँ पर खून गिरा हुआ था और मैंने उसको बिल्कुल साफ कर दिया। वो भी ये सुनकर हैरान हो गए, लेकिन हमने इस बात को जाने दिया, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उस रात हमने खाना वाना खाया और सो गए। सुबह जब इमरान ऑफिस जाने के लिए उठे, तो और घर से निकलते वक्त उन्होंने देखा कि उनके बाइक का सारा पेट्रोल लीक कर चुका है और वो पूरे सहन में बिखरा हुआ है। लेकिन बाइक उन्होंने अभी करीब सिर्फ 10 दिन पहले ही नहीं निकलवाई थी जॉब मिलने के बाद। बट हमने उस बात को भी इग्नोर किया। उसके बाद मैं घर की सफाइयों में लग गई और फिर उसके बाद दोपहर का खाने बनाने लगी। जब दोपहर के करीब 2 बजे होंगे, तो उस दरख्त के ऊपर जो हमारे सहन में लगा हुआ था, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मोटा उल्लू बोलना शुरू हुआ। मैंने आज तक कभी भी दिन में उल्लू को बोलते नहीं सुना, ना ही कभी किसी से ऐसी कोई बात सुनी। लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने ही बैठा था, बहुत ही खौफनाक लग रहा था, बड़ी बड़ी आंखें, और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। मैं एकदम डर गई और एक अजीब सा एहसास मुझे हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन डर की वजह से मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो उल्लू वहाँ से चला गया, गायब हो गया या उड़ गया, मुझे नहीं पता। मैं वापस अपना खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। खाना बनाने के बाद जब मैं फाइनली थक कर अपने कमरे में थोड़ा आराम करने गई, तो मैंने देखा कि कमरे में हर तरफ बहुत सारी मिट्टी पड़ी है। मैं ये देखकर एकदम हक्का बक्का रह गई, क्योंकि अभी अभी मैंने खाना बनाने से पहले ही पूरे घर की अच्छे से सफाई की थी।
और पूरे घर को एकदम साफ सुथरा किया था। तो फिर अचानक से कमरे में इतनी ज़्यादा मिट्टी का कोई भी रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत ही हैरान हो गई और मैं डरने लगी। मुझे अब ये एहसास होने लगा कि शायद इस घर में कुछ ठीक नहीं है। मैंने कभी भी इन बातों पर कभी पहले यकीन नहीं किया और ना ही इमरान ऐसी बातों पर यकीन करते थे। लेकिन ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा था, ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था, जिनके पीछे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो मैंने एक बार फिर से पूरे कमरे को अच्छे से साफ किया। यकीन मानिए उस कमरे से इतनी मिट्टी निकली जैसे किसी ने भर भर कर वहाँ पर गिराई हो। सफाई करने के बाद मैं आराम करने चली गई। आराम करने के बाद मैं शाम को उठी और चाय बनाई और सहन में जाकर एज़ यूजुअल मैं अपनी चाय पी रही थी। तो मुझे ऐसे लगा जैसे ऊपर के पोर्शन से कोई मुझे झांक कर देख रहा है। मेरी नज़र बार बार ऊपर की तरफ जाती और जैसे ही मैं वहाँ देखती तो वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो जब मैं नज़रें वापस नॉर्मल करती तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता अपने आँख के कोनों से जैसे वहाँ पर कोई खड़ा है। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने चाय अपनी मुकम्मल किए बिना ही वापस अंदर जाने का फ़ैसला किया। जब मैं अंदर जा रही थी तो उस पेड़ पर अचानक से ऐसी हलचल हुई जैसे वहाँ पर कोई परिंदे या फिर कोई जानवर एकदम से उछल कूद कर रहे हैं। वो अनयूजुअली तेज़ी से हिल रहा था, जैसे कोई पकड़ कर उसको ज़बरदस्ती हिला रहा है। मैं ये सब देख कर डर गई। अब मगरिब का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी से अल्लाह ताला का नाम लिया और उसके बाद मैंने नमाज अदा की। नमाज के बाद मैंने दुआ की और पूरे घर में ऊंची से कुरान की तिलावत की। थोड़ी ही देर में सब कुछ लाइट महसूस होने लगा। फिर इमरान वापस घर आया। इमरान ने जब अपना बाइक पार्क किया तो एक बार फिर से वो भी ये देखकर हैरान रह गए कि उसी जगह पर एक बार फिर से वही खून के धब्बे पड़े हुए थे। मैं भी उनको देखकर डर गई, क्योंकि इस बार जब मैं शाम की चाय पी रही थी तो तब वहाँ पर कोई खून के धब्बे नहीं थे। लेकिन अब जब इमरान वापस आए तो एक बार फिर से वहाँ पर ताज़ा खून के निशान थे। हम दोनों ही थोड़ा सा घबरा गए। उसके बाद रात का खाना खाते वक्त मैंने इमरान को सारी डिटेल्स बताई कि घर में क्या क्या हुआ। वो उल्लू की बात, कमरे में मिट्टी की बात और उसके बाद अचानक से ऊपर कोने में किसी के खड़े होने वाली बात। तो मैंने ये सारी चीज़ें इमरान को डिटेल में बताई और फिर इमरान ने भी, क्योंकि दोनों ही दिन वो खून खुद नोटिस किया था, तो वो भी मुझे बोले कि शायद ये घर ठीक नहीं है। खैर अगले कुछ दिन तो इस तरह के कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस होते रहते। कभी कभी बाथरूम की लाइट खुद ब खुद चल जाती, कभी कभी कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ आती जैसे कोई मशीन चल रही हो, कभी ऐसे घर के जा बजा कोनों से दीवारों पर नॉक करने की आवाज़ आती। ये सब चीज़ें अब इमरान भी वाज़े तौर पर नोटिस कर रहे थे और मैं तो जो पूरा दिन घर में रहती थी ये सभी चीज़ें रोज़ाना कई बार देखती थी। मैं हर बार अल्लाह का नाम लेती और कुरान की कोई ना कोई तिलावत, कोई ना कोई सूरत टीवी पर या अपने फ़ोन पर लगा देती। फिर एक वीकेंड को मेरे मायके वाले मेरे घर पर आए। मेरे मायके से मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी और उनके 2 बच्चे, साथ में मेरी छोटी बहन, ये सब लोग मिलने आए। तो हमने शाम को बारबेक्यू का प्लान किया। तो सहन में इमरान और मेरे बड़े भाई एहसन बारबेक्यू की तैयारी करने लगे, जबकि मैं और भाभी चिकन वगैरह और सब मसाले वगैरह तैयार कर रहे थे। मेरी छोटी बहन और मेरे भाई के दोनों बच्चे टीवी लॉन्च में बैठे हुए कि आपस में खेल रहे थे और टीवी पर कार्टून वगैरह देख रहे थे। तो अचानक से लाइट चली गई। जब लाइट गई तो पूरे घर में अंधेरा हो गया। हमने अपने फ़ोन्स की टॉर्चेस ऑन की। अचानक से बच्चों की ज़ोरदार चीखने की आवाज़ें आईं। तो हम सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर सीधा टीवी लॉन्च में भागे, जहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे। बच्चों की डर से बहुत बुरी हालत थी, यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी बहुत डरी हुई थी और चिल्ला रही थी। तो आखिर हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इतना डर क्यों गए और चिल्ला क्यों रहे हो। तो दोनों बच्चों ने और मेरी छोटी बहन ने हमें ये बताया कि जैसे ही लाइट गई तो टीवी लॉन्च के कोने पर एक बहुत ही ऊंचे कद का लेकिन बहुत ही बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था और हमारी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था। ये बात बहुत ही अनयूजुअल थी। तो हमने बच्चों को समझाया कि ये सिर्फ तुम लोगों का वहम है, क्योंकि लाइट चली गई और अंधेरे में इंसान का दिमाग कुछ ना कुछ बनाता रहता है, तो तुम लोग डरो नहीं। लेकिन बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी।
तो हमने वहाँ से बच्चों को लिया और बाहर सहन में बारबेक्यू के लिए आ गए। थोड़ी ही देर में लाइट भी वापस आ गई। हमने अपना बारबेक्यू स्टार्ट किया और साथ में बच्चे थोड़ा बहुत म्यूज़िक चला रहे थे। मैं आपको बताऊं कि वो जो बड़ा सा पेड़ है वो हमारे घर के सहन के एक कोने के ऊपर है, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर तो नहीं जाते। लेकिन जब हम बारबेक्यू कर रहे थे तो बच्चे बाद में खेलते हुए उस पेड़ की तरफ गए और उस पेड़ के नीचे बैट या बॉल से कुछ खेलना शुरू हो गया। तो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, तो अचानक से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। तो जब हम सब ने देखा तो दरख्त की एक बहुत बड़ी डाली मेरे भांजे के बिल्कुल साथ में आकर गिरी। वो एक काफ़ी बड़ी डाली थी और अगर ये मेरे भांजे के ऊपर गिर जाती तो वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि वो बिल्कुल उसके साथ में गिरी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। तो हम सब ने जल्दी से भागे और बच्चों को वहाँ से निकाला और वापस लेकर आए। और मैंने बच्चों को मना किया कि तुम उस पेड़ के पास बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि मुझे हमेशा से उस पेड़ से एक अजीब सी वाइब आती थी जो मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करती थी, क्योंकि मैं हमेशा इसको अपने ख्यालात और अपना वहम समझती थी। खैर, बारबेक्यू करते वक्त मेरे बड़े भाई एहसन ने भी इमरान से बात की और उन्होंने ये कहा कि यार ये पेड़ कुछ अजीब सा है, मुझे जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ये पेड़ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो इमरान ने उन्हें कहा कि ये सिर्फ एक पूरा पुराना पेड़ है और घर की सेटिंग में ये पेड़ कुछ ज़्यादा एडजस्ट नहीं होता, तो इस वजह से थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मन ही मन में ये एहसास हो रहा था कि शायद अगर इस घर में कोई चीज़ है तो वो इन बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। जो कुछ भी बच्चों के साथ हुआ, मुझे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने ये बात किसी से नहीं की। फाइनली बारबेक्यू हुआ और रात के करीब 12 बजे फिर मेरे फैमिली वाले वहाँ से चले गए। मैं और इमरान घर में अकेले थे। उसके बाद हम भी सोने चले गए, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी थक गए थे। रात को करीब 2:30-3 बजे के करीब अचानक से बहुत सारी चीज़ें गिरने की आवाज़ आई। तो मैं और इमरान हम दोनों चौंक कर उठे। हमने घर की लाइट जलाई और जल्दी से बाहर भाग कर देखा कि क्या हुआ है। तो जब हम टीवी लॉन्च में पहुंचे तो हमने देखा कि किचन से बहुत सारा धुआं निकल रहा था और किचन में आग लगी हुई थी। हम दोनों बड़ी तेज़ी से भागे और हमने पानी वानी डाला, बाल्टियां भरी और बाथरूम से पानी लाकर जल्दी जल्दी आग पर डाला। वो आग काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन फाइनली इमरान ने और मैंने मिलकर उस आग को करीब 5-10 मिनट में रोक लिया। और उसके बाद इमरान ने किचन का बराबर जायज़ा लिया। हर तरफ गैस लीकेज चेक की गई, हर चीज़ को अच्छे से चेक किया, लेकिन कहीं पर भी गैस का कोई भी लीकेज नहीं था। सब लाइट्स वगैरह सब ठीक चल रही थी, इलेक्ट्रिक सर्किट भी बिल्कुल ठीक था। तो किचन में आग लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात बहुत ही अजीब थी और मैंने बहुत ही डर के मारे इमरान से बात की और मैंने कहा कि देखो, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और कल रात क्योंकि बच्चे यहाँ पर आए और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको बच्चों से नफ़रत है और शायद इसी वजह से उसने हमारे साथ आज ये किया है। इमरान भी परेशान हो गया क्योंकि उन्होंने हर तरफ चेक किया, गैस, इलेक्ट्रिक सर्किट, एवरीथिंग वाज ओके, लेकिन घर पर इस तरह से आग लगना कोई आम बात नहीं थी। तो अगले दिन इमरान ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कुछ हो सके तो। अगले दिन इमरान ने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने हमें 2 दिन का टाइम दिया। उन्होंने बोला कि मैं अपने एक बुज़ुर्ग से बात करूँगा और अगले 2-3 दिन में मैं उन बुज़ुर्ग को आपके घर लेकर आता हूँ। तो अगले 2 दिन में भी काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस हुए। कोई भी इतना ख़तरनाक नहीं था जिस तरह की वो आग थी, लेकिन वाज़ह तौर पर हमें बार बार निशानियाँ मिलती रहीं। जैसे एक इंस्टेंस ऐसा हुआ कि मैं किचन में खाना बनाकर हाथ में प्लेट्स में खाना डालकर बाहर निकल रही थी किचन से। इमरान भी उस दिन घर पर ही थे। तो जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली तो अचानक से मुझे ऐसे लगा कि इसने मुझे ज़ोर का धक्का दिया है। उस धक्के की वजह से मेरे हाथ में जितना भी खाना था वो सब फर्श पर गिर गया और हर तरफ खाना फैल गया और मैं भी परे जाकर गिरी। इमरान भागते हुए आए और उन्होंने ये सब मंजर देखा। उन्होंने मुझे उठाया और टीवी लाउंज में लेकर गए और बाद में आके उन्होंने सारा फर्श वगैरह साफ़ किया। तो मैंने इमरान को बताया कि मुझे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया है। तो अगले दिन फाइनली फिर वो बुज़ुर्ग हमारे घर पर आए
वो पापा जी बहुत ही नूरानी चेहरे वाले थे, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी थे। वो जैसे ही घर में उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले उस दरख्त की तरफ देखा और करीब 2 मिनट उसके पास चुपचाप खड़े हुए उस दरख्त को घूरते रहे। उसके बाद फाइनली वो अंदर आए। उन्होंने पूरे घर का जायज़ा लिया और पूरे घर का जायज़ा लेते वक्त वो कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे थे। अपनी पढ़ाई करने के बाद और पूरे घर का जायज़ा लेने के बाद फाइनली उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने हमें बताया कि हमारे घर में असरात हैं। ये कोई जादू टोने वाले असरात नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जिन्नात रहते हैं जो यहाँ पर बड़े लंबे अरसे से रह रहे हैं। ये जगह असल में उनकी है जिस पे हम लोग मुदाखलत कर रहे हैं। और ये सहन में ये पेड़ उनका घर है। वो इस पेड़ पर रहते हैं, लेकिन पूरे घर की जगह भी उन्हीं की है। तो आप लोगों की मौजूदगी की वजह से वो कुछ परेशान चल रहे हैं। वो आप लोगों के यहाँ पर होने से खुश नहीं है। उन बाबा जी ने हमें बताया कि अभी के लिए तो मैं यहाँ पर दम वगैरह कर देता हूँ, तो टेम्परेरीली यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन इनको अगर यहाँ से भेजना है तो वो एक लंबा प्रोसीजर है और काफ़ी मुश्किल भी है। और उन्होंने ये बताया कि इस बात की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर और घर मिलता है तो बेहतर होगा कि आप ये जगह छोड़कर चले जाएं और कहीं पर और जाकर रहें। तो मैंने भी उनकी ये बात को समझा और उनकी बात की हामी भरी। उन बुज़ुर्ग के जाने के बाद मैंने इमरान से बात की और मैंने बोला कि वो बुज़ुर्ग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी ये घर किराए का है, कोई हमारा नहीं है। तो फाइनली हम दोनों इस बात पर राज़ी हुए कि हम एक नया घर ढूंढना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही एक नया घर मिलता है हम इस घर को छोड़कर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो करीब 2 हफ्ते बाद इमरान को एक प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया जिसने एक और घर का बताया। वो घर भी अच्छी लोकेशन पर था और एक अच्छा घर था। तो हम लोगों ने उस घर की डील डन की और ये घर छोड़कर हम वहाँ पर शिफ्ट होने लगे। शिफ्टिंग करते हुए हमने अपना सब सामान वगैरह यहाँ से निकाला और जब आखिरी दफ़ा हम इस घर से अपना लास्ट सामान लेकर मकान मालिक को चाबी वगैरह देकर यहाँ से निकल रहे थे तो गेट के पास हमें फूलों की पत्तियाँ मिली। फूलों की पत्तियाँ वहाँ पर कहाँ से आईं? अब मुझे पता था कि ये वही जिन हैं जो हमें ये फूलों की पत्तियाँ फेंक रहे हैं, क्योंकि वो खुश हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। खैर उसके बाद हम नए घर में शिफ्ट हो गए और लाइफ रूटीन में चलती रही और हमारे साथ कोई भी अलग मामला नहीं हुआ। तो ये थी पाकिस्तान के शहर मुल्तान से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अजय है और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। 2022 के एंड में मैंने एक पुरानी किराने की दुकान ली पटना के कंकर बाग इलाके में। दुकान पहले एक ठाकुर साहब चलाते थे, लेकिन उनका बेटा काम में ध्यान नहीं देता था, इसीलिए उन्होंने ये दुकान किराए पर दे दी। लोकेशन काफ़ी ठीक थी और आसपास काफ़ी लोग रहते थे, तो मेरी दुकान भी ठीक ठाक चलने लगी। दुकान काफ़ी पुरानी थी और दुकान के पिछली साइड पर एक स्टोर रूम जैसा था, लेकिन उसका दरवाज़ा हमेशा लॉक्ड रहता था। मैंने मकान मालिक से पूछा कि अगर आप मुझे स्टोर रूम की चाबी दे दें तो मैं अपनी दुकान का कुछ सामान वहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता है और इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। मैं रोज़ सुबह 7 बजे दुकान खोलता और रात 9-10 बजे तक काम करता। ग्राहक आते, माल बिकता, सब रूटीन में चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें होने लगी। दुकान के शटर बंद करने के बाद भी कई बार लोग मुझे अगले दिन बताते थे कि अंदर दुकान की लाइट जल रही थी, जबकि हर रोज़ दुकान की लाइट मैं खुद बंद करके जाता था। कभी कभी जब मैं सुबह वापस आता, दुकान खोलता तो देखता कि शेल्फ्स के ऊपर पड़ा सामान कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। कभी कभी कुछ सामान इधर की बजाय उधर पड़ा मिलता, कभी उधर की बजाय इधर पड़ा मिलता, और इस चीज़ की मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कभी कभी पीछे वाले स्टोर रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती, जैसे जैसे कोई वहाँ पर चल रहा हो। लेकिन उन आवाज़ों को हमेशा मैं यही सोचकर डिसमिस कर देता था, क्योंकि ये पुराना स्टोर रूम है, ये हमेशा लॉक रहता है, तो अंदर शायद चूहे वगैरह होंगे।
अक्सर मेरी दुकान में से अजीब जड़ी बूटियों की स्मेल भी आना शुरू हो जाती। कभी कभी ऐसा लगता कि किसी ने अगरबत्ती जलाई है, लेकिन वो स्मेल अचानक से आती, थोड़ी देर रहती और फिर खुद ही ख़त्म हो जाती। इन सब चीज़ों के पीछे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि मेरी दुकान ठीक चल रही थी, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इन चीज़ों पर अपना समय बर्बाद करता। तो एक बार मैं रात को दुकान बंद करने ही वाला था। इस बार करीब 10:30 का समय हो गया था। तो मुझे स्टोर रूम के दरवाजे पर एक खड़खड़ की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजे को बजा रहा हो। मैं बहुत हैरान हुआ, तो मैंने थोड़ा आगे जाकर दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया तो वो खड़खड़ बंद हो गई। तो मैंने दरवाजे के ऊपर अपना हाथ रखा। दरवाज़ा बहुत ही ठंडा था। खैर, मैं इस चीज़ को भी डिसमिस कर कर वापस दुकान बंद करने लगा। तो एक बार फिर से मुझे दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई, और इस बार और भी ज़्यादा ज़ोर से। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था, तो मैंने तेज़ी से दुकान बंद की और वहाँ से जल्दी से निकल गया। अगले दिन मैं जब वापस आया तो एक बार फिर से वही अगरबत्तियों की स्मेल और वही जड़ी बूटियों की स्मेल वहाँ पर बिखरी हुई थी, और मेरा कुछ सामान इधर उधर फिर से बिखरा हुआ था। तो मैंने इस पर फैसला किया कि आखिर मैं देखूं कि आखिर ये सब कुछ होता कैसे है। तो मेरे दुकान के जस्ट बराबर में एक पुरानी आयुर्वेदिक दवा की दुकान थी। उसके मालिक वहाँ बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे बात करने का फैसला किया। मुझे लगा कि शायद ये जड़ी बूटियों की स्मेल जो है वो इनकी दुकान की वजह से आती होगी, लेकिन इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं बनता था। तो मैंने उनसे बात की कि आप यहाँ बहुत लंबे समय से हैं, तो मुझे बताइए कि मेरे साथ ये रोज़ाना अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं। कभी मेरा सामान बिखरा पड़ा मिलता है, कभी मुझे पीछे स्टोर रूम में आवाज़ें आती हैं, और कभी यहाँ पर अगरबत्तियों की और जड़ी बूटियों की स्मेल आती है। तो ये सब कुछ है क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जगह पहले मंजारी देवी की थी। 80s में वो यहाँ से तेल, अगरबत्ती और देसी दवाइयाँ बेचती थी। उनका बेटा उनसे पैसे मांगता रहता था। उसको शायद कोई नशे वशे की आदत थी। एक रात दुकान में ही उसने अपनी माँ को पैसों की वजह से मार डाला, उसी स्टोर रूम के अंदर। और वो स्टोर रूम को उसने बाहर से लॉक कर दिया। और काफ़ी दिनों बाद जब शरीर के गलने सड़ने की बदबू आई, तब जाकर पता चला कि उसने अपनी माँ को काफ़ी दिन पहले ही मार दिया था, और वो यहाँ से सारा सामान और पैसे लेकर काफ़ी दिन से भाग चुका था। तो मैं ये बात सुन के थोड़ा सा हिल गया। खैर, इस डर के साथ मैं वापस अपनी दुकान में गया तो मुझे और भी अजीब लगने लगा, क्योंकि अब ये अजीब सी स्टोरी मेरे दिमाग में घूम रही थी। खैर, उस दिन मैंने अपना काम वाम किया और फिर से काम में व्यस्त हो गया। फिर कुछ रातों बाद एक बार मैं दुकान में फिर से लेट रुका। स्टॉक अपडेट वगैरह करना था, उसलिए लाइट गई हुई थी। तो मैंने वहाँ पर एक छोटी चार्जिंग लाइट जलाई हुई थी। वो चार्जिंग लाइट तो काउंटर पे पड़ी हुई थी, और मैं अपनी इन्वेंटरी वगैरह करने के लिए इधर उधर दुकान में घूम रहा था। मुझे उस वक्त भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत बंधी हुई थी, क्योंकि मेरे साथ कभी डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ। तो फिर जब मैं अपने काम में व्यस्त था तो अचानक से वो चार्जिंग लाइट ज़मीन पर जा गिरी और टूट गई। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ना कोई हवा है, ना कोई बंदा यहाँ पर आया, तो अचानक से ये चार्जिंग लाइट नीचे गिरकर टूटी कैसे? मुझे फिर से मंजारी देवी का ख्याल आने लगा, और अभी इतनी ही देर में एक बार फिर से स्टोर रूम में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं आपको बता नहीं सकता, वो ऐसी आवाज़ें थीं जैसे कोई इंसान भी हो, लेकिन कोई जानवर भी हो। अचानक से स्टोर के दरवाजे पर नॉक हुआ, बहुत ज़ोर का नॉक। मैंने अपनी सारी लिस्ट वगैरह वहीं फेंकी और तेज़ी से दुकान के बाहर दौड़ गया। इस वक्त क्योंकि करीब 11 बजने वाले थे, तो सड़कों पर कोई भी नहीं था, बहुत ही कम ट्रैफिक वगैरह था। तो मैं पास के एक चाय स्टॉल के बेंच पर जाकर बैठ गया। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि दुकान भी खुली हुई थी और मेरे साथ ये वाक़यात हुए थे, और मैं यहाँ पर किसी को ये बोल भी नहीं सकता था कि भाई मेरे साथ दुकान तक चलो। तो मैंने थोड़ी देर बाद हिम्मत की और लाइट आने का वेट किया। तो लाइट तो नहीं आई, लेकिन मुझे दुकान बंद करनी थी और घर जाना था। तो इसके लिए मैंने फिर से हिम्मत की और दुकान की तरफ आगे बढ़ा, अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके।
फाइनली जब मैं दुकान के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरा सभी सामान बिखरा पड़ा है। जो कुछ भी मैंने इन्वेंट्री में लगाया था, जो कुछ भी स्टॉक अपडेट में कर रहा था, वो सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। ऐसे जैसे किसी ने दुकान के अंदर जाकर हर चीज़ उठाकर इधर उधर फेंक दी हो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और डर भी लगा। तो मैंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा कि आप जो भी हैं मुझे तंग करना बंद कर दीजिए। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आप इस तरह से मुझे तंग करके ठीक नहीं कर रहे। तो दुकान में एकदम सन्नाटा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्टोर का गेट एकदम फिर से ज़ोर से बजने लगा और अंदर से एक बड़ी घुर्राने वाली खौफनाक आवाज़ आई, एक औरत की आवाज़। और वो जैसे गुस्से में दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही हो और अंदर से चिल्ला रही हो अपनी गरजदार आवाज़ में कि दरवाज़ा खोल। मैं चिल्लाता हुआ दुकान से बाहर भागा और सीधा वापस उस चाय स्टॉल पर गया। चाय वाले ने भी मेरी हालत देखी और मुझे पूछा, क्या हो गया, कोई भूत देख लिया है क्या? मैंने बोला कि भाई उस दुकान में कोई है, मेरी दुकान में कोई है। फाइनली चाय वाला मेरी घबराहट को देखते हुए मेरे साथ दुकान तक आया, लेकिन जब वापस दुकान में मैं आया तो हर चीज़ बिल्कुल सही थी। जो सामान मैंने जहाँ रखा था वो वहीं था। अब कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी हुई नहीं थी और दुकान एकदम नॉर्मल लग रही थी। तो चाय वाले ने मुझे बोला, क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि अभी अभी सामान हर तरफ बिखरा हुआ था, तो अचानक से ये सब कुछ एकदम बिल्कुल से वापस ठीक कैसे हो गया? तो मैंने चाय वाले को बोला कि वो स्टोर रूम के दरवाजे से आवाज़ें आ रही थी। चाय वाला आगे बढ़ा और उसने स्टोर रूम के दरवाजे को बजा कर देखा, खटखटाया, थोड़ा हिलाया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। ये मेरे लिए बहुत ही भयानक था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ है। अब कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही और सामान कैसे सब कुछ ठीक है। खैर, मैंने जल्दी से चाय वाले के साथ वहाँ रहते ही अपनी दुकान को ताला लगाया और वहाँ से निकल गया। घर जाते ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और मुझे बुखार हो गया। तो अगली सुबह मैं काम पर नहीं जा सका और दुकान बंद रखी, क्योंकि मुझे तेज़ बुखार था। शायद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मेरा दिमाग उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था और मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। फाइनली 2 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हुई और मैं वापस उस दुकान में गया। अपनी दुकान खोलते ही सबसे पहले मैंने वहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति रखी और हनुमान जी की पूजा की। पूजा करते वक्त भी मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे मेरे आसपास कोई हो। पूजा करने के बाद सब कुछ शांत था, लेकिन थोड़ी देर बाद दोपहर के वक्त इस बार मुझे स्टोर रूम में से फिर से आवाज़ें आई। इस बार वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और अंदर से बड़ी ही खौफनाक घुर्राने वाली आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी आवाज़ें निकालते हुए मैंने उसे बोला कि मैं एक काम धंधे वाला शख्स हूँ, मुझे प्लीज़ परेशान मत कीजिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो अचानक से गेट ज़ोर ज़ोर से बजने लगा और अंदर से घुर्राती आवाज़ में उस आत्मा ने मुझे कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तेज़ी से उठा और जल्दी से अपनी दुकान का ताला लगाया और वापस घर की तरफ चला गया। अब मेरी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात मैंने ठान ली थी कि उस दुकान में मैं वापस नहीं जाऊंगा। फाइनली मैंने ठाकुर जी को फ़ोन किया और उन्हें बोला कि मैं अभी के अभी ये दुकान खाली कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पर नहीं रहना। उन्होंने मुझसे वजह पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो इस बात को नहीं माने, और मानते भी क्यों, वो वहाँ के मकान मालिक थे। अगर वो इस चीज़ को मान जाते तो कोई भी दुकान उनकी रेंट ना लेता। फाइनली हमारी डील डन हुई कि मैं वो दुकान अभी के अभी छोड़ दूंगा। और जब मैं अपने छोटे भाई के साथ उस दुकान में वापस गया अपना सामान हिसाब किताब वगैरह निकालने, तो मुझे वो आयुर्वेदिक दुकान वाले चचा मिले और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम भी जा रहे हो? मैंने उनसे कहा कि मैं भी जा रहा हूँ, का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब ने हमें मना किया था कि किसी को कोई भी बात मत बताना। यहाँ पर पहले भी 3-4 लोग ऐसे आए और कुछ ही समय में ये दुकान छोड़कर चले गए। तो मैंने भी उन्हें मेरे साथ होने वाली वो रिसेंट घटना बताई। उस घटना को सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि शायद वो तुम्हें अपना बेटा समझ रही हो और इस वजह से वो तुम्हें इस तरह की धमकियां दे रही थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ऐसी ही धमकी उसने इससे पहले वाले एक दुकान वाले को भी दी थी।
ये आत्मा बहुत लंबे समय से यहाँ पर फंसी हुई है, न जाने इसको मुक्ति कब मिलेगी। तो उनसे बातचीत निपटाने के बाद फाइनली मैंने अपना सामान लिया और हम फाइनली वो दुकान छोड़कर यहाँ से चले गए। दुकान छोड़ने के काफ़ी दिन बाद तक भी ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सा डर था, एक अजीब सा एहसास मेरे इर्द गिर्द हमेशा से रहता। उसके बाद मैंने कहीं और अपनी दुकान डाली और तब से सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये सारी स्टोरी मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस हॉरिफाइंग स्टोरी। वाकई में ये भी एक काफ़ी डरा देने वाली घटना थी और मुझे इसको नरेट करते हुए भी थोड़ा सा डर लग रहा था। तो आई होप कि व्यूअर्स आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। हमेशा की तरह ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थी। देखिए, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ होता है उनमें से बहुत सारे लोगों की आत्माएं इसी दुनिया में भटकती हैं, अपने इंतकाम के लिए या फिर अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए। ऐसा पूरे भारत में माना जाता है और ना सिर्फ माना जाता है बल्कि इस तरह के बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंट्स हमें पूरी दुनिया में से मिलते हैं, जहाँ पर हमें स्पिरिट्स या घोस्ट या फिर आत्माएं या रूहें भटकती हुई मिलती हैं, जिनकी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। खैर, इस सब टॉपिक के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो हमें ईमेल पर अपनी स्टोरी लिखकर भेजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।